भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। आज एक बेहद गंभीर मुद्दे में बातचीत ये होती हुई कि हम अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजते हैं, सुरक्षा का सवाल, सबसे बड़ा सवाल आज यहाँ पर हम प्रद्युम्न के फोटो के पास, अफसोस है फोटो के सामने मौजूद हैं और तमाम सारे लोग आसपास के यहाँ पर बातचीत करने के लिए, बात रखने के लिए और बेहद गंभीर मुद्दे के साथ जुड़ते हुए सवाल यह है कि आखिर हमने क्या सोचा और कहां पे आज हम पहुंच गए। मैंने बाजार की भी बात उठाई थी लेकिन वो बात दूर की, लेकिन लोग अभी न्याय चाहते हैं। जी इधर से बात करना चाह रहे थे। जी क्या नाम है आपका? प्रशांत शुक्ला। जी प्रशांत जी। सर आप ये कहते हैं कि पुलिस पे क्यों नहीं विश्वास है? हाँ हाँ, आपको यहाँ की हरियाणा की पुलिस पर विश्वास नहीं है? क्यों नहीं विश्वास? आप एक FIR लिखाने जाओ, आपसे 500 रुपये ले लेते हैं, तो इस केस में वो क्या करेंगे? तो इसलिए CBI जांच के। और दूसरी बात ये है कि कहीं भी मर्डर, आप छोटी जगह ले, किसी मकान में मर्डर होता है तो उसके घर के जितने भी किराएदार हैं या मकान में जितने भी रहते हैं सबको गिरफ्तार किया जाता है, सबसे पूछताछ होती है। क्यों नहीं स्कूल में, स्कूल का जो भी स्टाफ था उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्यों नहीं उसे पूछताछ तुरंत की गई? बच्चे का मर्डर हुआ था, क्यों नहीं किया गया? अगर इतना ही पुलिस ईमानदार है तो क्यों नहीं किया? पुलिस के ऊपर सवाल उठाते हुए। जी जी भाई क्या नाम है आपका? खड़े हुई है। अजय मिश्रा सर। जी सर मेरा कहना है अगर स्कूल प्रशासन अगर चाहता और पुलिस चाहती तब तक कातिल पकड़ा जाता जो है, लेकिन इस पे आपको लगता है जो पकड़ा गया है उसके आप बाद भी आगे भी कहानी है कुछ है? जी सर। सर एक सेकंड जी। जो जहाँ बच्चे का मर्डर हुआ है उसके बगल में अंजू मैम बैठती हैं, उनका कमरा और उस कॉरिडोर के साथ में मिलता है, तो जस्ट सटा हुआ है, तो उन्हें ये नहीं बच्चे की आवाज नहीं सुनाई पड़ी किसने खींचा है, क्या खींचा है? सवाल ये था कि बैड टच गुड टच के बारे में बच्चों को बताया जाता था और ये कहा जाता है कि जब बैड टच है तो चिल्लाना है, जोर से आवाज उठानी है, लेकिन अब तो शायद चिल्लाने को भी मना कर दिया जाएगा। अजब है ये केस, तमाम सवालों की परतें खोलता हुआ। और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं इसी बातचीत से जुड़ते हुए। अनुजा हमारे साथ, क्रिमिनोलॉजी एक्सपर्ट है हमारे साथ मौजूद। अनुजा सवाल यह है कि अनुजा कि जिस तरह से लोगों ने कहा कि मुझे पुलिस पे भरोसा नहीं है, उन्होंने कहा कि जो जहाँ पे मौजूद था, जहाँ पे क्राइम हुआ, वहाँ पे तमाम सारी छेड़छाड़ हुई, पुलिस का एक्शन बहुत सही नहीं था, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई है। जी अनुजा। मैंने भी बहुत क्लोजली इस चीज़ को वॉच किया है और सुनना है, और एक पूरा एक इवेंट जो उसने अपनी इंटरव्यू में दिया है ड्राइवर ने, वो भी बहुत तरीके से सुना है। एक सिर्फ ड्राइवर से हम लोग सिर्फ ख़त्म नहीं कर देंगे, ये जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा इसके अंदर स्कूल का जो घेरा है, और ये जो आपके स्टेट का जो घेरा है, ये जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इन सब को साथ में देते हुए हमें बात को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जो ये क्राइम है, ये जो इस तरीके से आप बच्चों के सामने इस तरीके के जो ये लोग साइकोपैथ्स और सोशियोपैथ्स आ जाते हैं, पेडोफाइल्स आ जाते हैं, और जहाँ पर इतनी सारी बारीकियाँ थी वहाँ पर उसको देखा नहीं गया, नज़रअंदाज किया। इसी को मुद्दे नज़र रखते हुए मैं अब PIL डालने जा रही हूँ जो लॉ ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी को प्रोजेक्ट करेगा, जिसके इस केस के मद्देनजर हाँ, इस केस को मद्देनजर रखते हुए मैं डायरेक्शन ले रही हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि लॉ ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी जो हमारी इंडिया में है कॉमन लॉ, उसको अब प्रॉपरली तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, लाइबल बनाया जाए, और जितने स्कूल्स हैं वो CBSE को भी रिस्पोंडेंट बनाते हैं। जब आप इस बात को कहती हैं तो आम आदमी के हिसाब से उसको क्या समझ में आना चाहिए, इसका क्या लाइबल बनाया जाए? लाइबिलिटी का मतलब सबसे पहले है सेफ्टी। सेफ्टी, आपने जो फीस दी उसके अंदर सेफ्टी, कैमरेज से रिलेटेड जब हम लोग लाइसेंस, जब CBSE लाइसेंस देती है तो किस बिना पर देती है? CBSE लाइसेंस किस बिना पर देती है? स्कूल के पास क्या क्या ऐसी चीजें मैंडेटरी होनी चाहिए, और अगर कोई हादसा होता है तो कंपनसेशन वो कौन देगा, लाइबल कौन होगा? और इस तरीके से जो ये लोग रो रहे हैं, मेरा भी बच्चे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, आज मैं इस बच्चे को देख रही हूँ और मैं इस बात को फील करती हूँ कि हम लोग कितने लाचार हैं यार। हम लोग एक लॉयर होते हुए हम लोग कितने लाचार हैं। एक निर्भया का केस देखा था मैंने, और आज मैं इस बच्चे को देख रही हूँ, कितना छोटे मेरे बच्चे यहाँ से निकले हैं। एक बच्चे को यहाँ से देखते हुए मैं इस बच्चे की कसम खाती हूँ कि जिसका जो कत्ल हुआ है, इसका इनजस्टिस, और इसको हम बच्चे को हम लोग जस्टिस दिलाएंगे हर हालत में। तो इस कल तक मैं सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दूंगी और इस सारे स्कूल, सारा मिनिस्ट्री इसके अंदर आएगा और इस चीज से रिलेटेड
सिर्फ एक कंपनसेशन की बात नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि हम बच्चों को लाइबिलिटी जो इन बच्चों के साथ हो रहा है उसका लाइबिलिटी कौन है, कौन एडमिसिबल है, कौन किससे बात करे, यही सब लोग पूछना चाह रहे हैं ना। तो हम उसी को ही कल PIL डाल के बाद में पूछूंगी कि कौन इसका जिम्मेवार है। अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है सवाल तो सवाल कहाँ पे आएगा ये ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल जब रखा गया तो ये सवाल आया। हमारे साथ रेखा जी मौजूद है। ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आना चाह रहा हूँ एक सज्जन यहाँ पे, मैं फिर प्रियंका आपके पास आऊँ, उससे पहले मैं इधर आना चाहता हूँ। जी बाबूजी, आप कुछ कह रहे थे, नाराजगी देखी आपने, एक्सपर्ट हैं, तमाम केस देखती, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आज पूरी तरह से हिल गई, अंदर तक से हिल गई जिस तरह का ये केस सामने आया है, और लोगों को लग रहा है इसके नहीं, इसके पीछे भी कुछ है। जहां तक गिरफ्तारी हुई बोले ठीक है साहब, लेकिन इसके बाद भी कुछ लगता है। डेफिनेटली है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं, डेफिनेटली है। और इसमें स्कूल की लापरवाही साफ नजर आती है। हाँ बिल्कुल, स्कूल की लापरवाही तो है ही, 100% लापरवाही स्कूल की। तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? कोई अपना परिवार का एक आदमी जिम्मेवार तो होता ही है ना। कोई घर में दिक्कत परेशानी होती है, कोई कांड कर देता, हमारा बच्चा सारे पहले उस परिवार को, उस आदमी को, सारे परिवार को अरेस्ट कर लेते हैं। इनका हम किसको अरेस्ट करें ये बताइए? मैं तो सिर्फ स्कूल का जो भी मालिक कुछ भी तो है ना, इसका भी कोई जिम्मेवार है ना, उसको अरेस्ट करे जाए ना, पहले उसके छानबीन हो। अमित हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी यहीं पे। जी अमित, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब ये कांड हुआ, ये जब ही हुआ हादसा, उससे पहले 3 दिन पहले स्कूल में क्या हुआ था छोटे बच्चों के साथ, और पेरेंट्स क्यों स्कूल पहुंच गए थे? 3 दिन पहले, 2 दिन पहले क्या हुआ था, मैं जानना चाहता हूं। शुक्रवार को ये पूरा वारदात हुआ, उससे ठीक 3 दिन पहले, अच्छा, जब स्कूल की छुट्टी होती है सारे बच्चे आके अपने स्कूल बस में बैठ गए। ये आरोप खुद एक पेरेंट का है जिसकी बेटी कक्षा 6 में पढ़ती है, उसी रियान इंटरनेशनल स्कूल में। आकर स्कूल के बस में बैठे, उसके बाद अचानक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बोला जाता है कि आप लोग दोबारा क्लास में आइए। कुछ बच्चों से बात की जाती है और छुट्टी के बाद 1 से 1.5 घंटे तक वो क्लासरूम में बैठे रहते हैं। उनके पेरेंट्स जो घर पे इंतजार कर रहे थे, उन्होंने बोला कि सही समय पे आई नहीं, तो हम फिर दोबारा आ गए स्कूल में। सारे पेरेंट्स जो है स्कूल में आ गए, सारे पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स पता करने के लिए स्कूल आ गए। तब तक दोबारा जो है 1-1.5 घंटे, तब तक 1-1.5 घंटा बीत चुका था और वो अपने स्कूल बस में बैठ रहे थे। जब जाकर पेरेंट्स ने स्कूल प्रशासन से पूछा कि इतना लेट क्यों, तो बोला कि कुछ नहीं, बस हमें कुछ पूछताछ करनी थी बस। तो ये पेरेंट्स शुक्रवार को बाहर निकले। सवाल ये है कि छोटे बच्चे 2 क्लास के, 3 क्लास के, 4 क्लास के, छुट्टी हो जाने के बाद स्कूल ने उनको रोक लिया। रोकने के बाद फिर बात करी, ऐसा आखिर क्या थी बात? जब बच्चों को स्कूल से घर पहुंच जाना चाहिए, उस बीच में स्कूल में क्यों रोका गया? 3-4 दिन पहले की ये इंसिडेंट है, तो लगता है कि जांच के दायरे में इसको भी आना चाहिए। 3-4 दिन पहले की जो घटना है, निश्चित तौर पे जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस वक्त, इन सारे बिंदुओं को रखकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और खास तरीके से जिस तरीके से EDG लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा पुलिस मौजूद थे आज क्राइम स्पॉट पे, पहली बार वो क्राइम स्पॉट पे पहुंचे। बड़े अधिकारी हैं स्टेट के, वो खुद पहुंचे और जिस तरीके से उन्होंने देखा और उन्होंने खुद ये चीज़ माना कि हाँ, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई है, खासतौर से वो टॉयलेट के पीछे का दरवाजा और तमाम ये सवाल है, बड़े सवाल है। सवाल ये है कि जब पेरेंट होता है, जब वो उसके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो तमाम दिल उसका दुख करता रहता कि जब तक वो लौट के ना आ जाएं। प्रियंका ने अभी कुछ दिन पहले, आप वहां पे मौजूद थी जब ये हुआ GD गोयनका में, और उसके बाद स्कूल में, उसके बाद तमाम पेरेंट्स मैंने देखा कि स्कूल में धरना देते रहे, लेकिन इंक्वायरी से आगे बातचीत नहीं बढ़ी। इंक्वायरी चल ही रही है और यहाँ पर तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आप सभी लोगों का कि आपने इतना बड़ा प्रोटेस्ट करके, वायलेंस करके ये इंक्वायरी करवाई है। गाजियाबाद में इंक्वायरी के नाम पे मजाक चल रहा है। वहाँ पे एक माँ दर दर भटक रही है, उसके साथ मैं भी हर जगह गई हूँ, सरकारी ऑफिसेज के धक्के खाए हैं हमने, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ मजाक हो रहा है। वो माँ आज भी न्याय मांग रही है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। सारी माएँ आज, मैं खुद अभिभावक संघ की जुड़ी हुई हूँ और सारे पेरेंट्स का मुझे आज मैसेज आया कि प्रियंका कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने से इतना डर रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि आज हमारा बच्चा स्कूल जाएगा तो वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो इतना ज्यादा सारी माएँ डरी हुई हैं। सवाल ये है कि बच्चा स्कूल से वापस घर आएगा या नहीं। रेखा जी, आपने तो तमाम केसेस देखे सुप्रीम कोर्ट के, आप जानी मानी वकील हैं। आज बेहद गंभीर मुद्दा में मैं आपको देख रहा हूं और आपके ऊपर पहली बार मैंने कई बार आपको पैनल में रखा, पहली बार आपके चेहरे पे चिंता देखी मैंने। क्यों इतनी ज्यादा? स्तब्ध हूँ, यही कह सकती हूँ कि ये जो हादसा हुआ उसने मुझे अंदर तक हिला दिया है। एक वकील होने के नाते हम लोग रोज फाइलों को पढ़ते हैं
और इससे भी शायद बुरे मतलब खून के केसेस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, और जिसको हम कहते हैं ग्रूसम मर्डर्स, निर्भया केस का भी अभी जिक्र किया अनुजा ने, बहुत गंदे गंदे केसेस पढ़ते हैं जहाँ पर जैसे कहते हैं कि इंसानियत के ऊपर बिल्कुल भरोसा उतर जाता है। परंतु ये जिस तरीके से रायन इंटरनेशनल स्कूल के अंदर हुआ, जो दिल्ली से सटा हुआ एक स्कूल है, यानी कि हम किसी गांव के पिछड़े जगह की बात नहीं कर रहे हैं, दिल्ली से जुड़ा हुआ गुड़गांव, जहाँ पर बड़े बड़े कॉरपोरेट लोग रहते हैं, कॉरपोरेट लाइफ है, बड़े स्कूल्स हैं, वहाँ पर दिन दहाड़े सुबह एक पिता, एक माँ अपने बच्चे को तैयार करती है स्कूल के लिए, उसको उसकी यूनिफॉर्म पहनाई होगी, उसको नाश्ता कराया होगा, और उसके बाद में उसका टिफ़िन पैक करके उसको स्कूल भेजा होगा। उसके बाद उसके पिता उसको स्कूल छोड़ने को गए और वापस भी नहीं पहुँचे, और ये टेलीफोन आता है कि आपका बच्चा खत्म हो गया। ये जैसे लगता है कि ह्यूमन सोच के बियॉन्ड है। आदमी इतना बर्बर हो सकता है, ये एक क्रिमिनल साइकोलॉजी का मुद्दा ज़रूर है, परंतु एक वकील होने के नाते मैं यही कहती हूँ कि हम सबको इस मौके के ऊपर बहुत सोचना पड़ेगा। और ये जो हम पुलिस के ऊपर भरोसा बिल्कुल उठ चुका है, स्कूल प्रशासन के ऊपर बिल्कुल हमारा विश्वास उठ चुका है, परंतु सिर्फ एक हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि कम से कम कानून से अपना भरोसा मत उठाइए। बड़ी बात है कानून कानून कानून। तमाम सारे लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, 100-150 लोग, वो कहते हैं कानून कानून पर ही भरोसा है। मैं देख सकती हूँ, छोटा सा और मैं ऐड करना चाहूंगी कि भले निर्भया केस के बाद में 2013 में हमारे देश के अंदर पॉक्सो कानून बना, जिसके अंदर हमने पहली बार इस बात को रिकग्नाइज किया कि हमारे देश की महिलाएं और लड़कियां ही ये जो सेक्सुअल क्राइम्स या यौन अपराधों की विक्टिम नहीं होती हैं, छोटे बच्चे यानी कि लड़कियां भी और लड़के भी। और प्रद्युमन के केस में हमने यही देखा कि शायद वो बच्चा जो था, छोटा सा अबोध बालक, शायद वो एक यौन अपराध के ही वजह से इसका ये हाल हुआ। जिसकी तरफ जहां भी निगाह डालेंगे इस पंडाल में जो लोग बैठे हैं, और हर तरफ जहां भी जाएंगे सुबकियां दिखाई पड़ेंगी, हर तरफ इस बात को लेकर दुख और गहरा चिंता इस बात के कि आखिर आगे क्या होगा। मैं देख रहा था आपको भी जी, बस आप लोगों से उम्मीद है, और कुछ नहीं बोल सकती मैं। इन्हीं हिचकियों के साथ वक्त छोड़े से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक इतना बड़ा मत करिएगा, इतना बड़ा मत करिएगा कि न्याय के लिए प्रतीक्षा करते 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 सूख जाए आंसू। फिर लौटिए, जल्दी लौटिए, और उम्मीद के साथ लौटिए कि हाँ, सूरज उगेगा और वो घटना फिर नहीं होगी जिसके लिए तमाम लोग आज यहाँ पर शोक में हैं। वक्त ब्रेक का। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है, और इस वक्त मौजूद मैं प्रद्युम्न के घर के बिल्कुल बाहर, जहां पे तमाम सारे लोग जमा हुए और ऐसे ही दिन रात पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ पे बैठे हुए, इसलिए जिससे पहले की रेखा जी ने बात कही थी और उन्होंने कहा था कि पुलिस से हो सकता है आप निराश हो गए हों, लेकिन कानून से निराश मत होइए, क्योंकि न्याय की उम्मीद पे बैठे हुए लोग। क्या नाम है साहब आपका? मैं खड़ा करना चाहूंगा आपको, बहुत देर से आप बोलना चाह रहे हैं। जी राजेश। जी राजेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, आज जो ये फैसला आया है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, इसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और लेकिन दिक्कत एक है, कल हमारे यहाँ जो लाठीचार्ज हुई है, उन आदमियों के ऊपर ऐसी ऐसी धारा लगाई है जिनकी साल भर 6 महीने पहले जमानत नहीं हुई। जब राम रहीम के आगे वहाँ पर रोड़ा मच रहा था, वहाँ तो पुलिस उल्टी भाग रही है, और यहाँ हम किसी बच्चे के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। खट्टर साहब जी, मैं बोलता हूँ खट्टर साहब, आपसे उम्मीद है न्याय की, आपसे भी उम्मीद है, इस केस में तो न्याय होगा ही होगा, उस पर तो करेंगे ही। उनके बारे में भी देखिए, जो 11 पेरेंट्स आपने इसमें ऐसी धाराएं लगाई हैं। सवाल उठता है कि एक सज्जन आए थे मेरे पास कि ऐसी धाराएं लगाई हैं, उनका रिकॉर्ड तो देखिए, आखिर वो न्याय मांगने के लिए आए थे और आपने उनके ऊपर इतना बड़ा जुल्म कर दिया, उन्होंने ऐसी ऐसी धाराएं लगाई। कौन कौन सी धाराएं लगा दी साहब?
धारा 120B है, 146, 147, 148, 149, 186, 283, 332। आपने मारा, लोगों को मारा, पत्रकार मौजूद थे, आपने वो भी किया, इंक्वायरी बना दी, लेकिन ऐसे 11 लोगों को आपने बंद किया। सवाल यह है कि ऐसे तमाम पेरेंट्स हैं जो अपनी न्याय की बात कहने आए थे, और हो सकता है न्याय की बात में कहते कहते वो कुछ चीजें ऐसी हों जो एक फरलांग आगे निकल गए हो, तो लेकिन उसके लिए इतनी सजा, न्याय मांगने आए और इतना बड़ा जुर्म आपने लगा दिया। जी पाजी, मैं आपसे कहूंगा आज थोड़ा सा मेरे नजदीक, मेरे पहलू में आइए। जी क्या नाम? मैं स्कूल के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। स्कूल की लापरवाही और लूट का जो हिसाब है उसका मैं आपको जीता जागता सबूत बताता हूँ। किताब यहाँ से लेनी है, ड्रेस इनसे लेनी है, जूते इनसे लेने हैं, जुराब इनसे लेनी है। मेरी बेटी 7th में है, मेरा बेटा 8th में है, 1 साल का फर्क है। वो किताब वो दोबारा सिलेबस चेंज कर देते हैं, वो मैं अपने बच्चों को किताब नहीं दे सकता हूँ दोबारा, कि 1 क्लास का भी गैप नहीं है। इतनी लूट है। और मेरा बच्चा 3 साल पहले इसी स्कूल के अंदर फ्रैक्चर होके हाथ टूटा है, और वही स्कूल वाले झूठ बोलते हैं जो प्रद्युमन के बारे में बोला कि आप आ जाइए, आपके बच्चे की तबीयत खराब है। और जब मैं गया, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में था, और मेरे बच्चे का आज भी हाथ टेढ़ा है और फ्रैक्चर हो चुका है। लापरवाही का आलम देख लीजिए। क्या बनना चाहता था आपका बेटा? मेरा बेटा क्रिकेटर बनना चाहता है, और अभी मैं उसको यूट्यूब पे आपको वीडियो दिखाता हूँ। यूट्यूब पे वो बताता है कैसे क्रिकेट खेलना है। मेरे पास अभी मोबाइल में वीडियो है यूट्यूब। एक बाप के दिल पे सोचा हुए क्या बीत रही होगी, उसका बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता था। ठीक है, हाथ उसका हाथ ठीक है, लेकिन हाथ बैंड है। वो मेरे से कई बार कहता है, पापा ये हाथ बैंड है, थोड़ा सीधा करा दो इसको। बहुत कोशिश ये करी। सिस्टम थोड़ा सीधा करा दो, बाकी सब ठीक है। ये सिस्टम थोड़ा ठीक करो, इस सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आपको लाया था। लेकिन क्या बात है, यही सारे तमाम सवाल थे। राहुल जी, मैं आ रहा हूँ बाबू, आ रहा। हाँ, आ जाओ, आगे आ जाओ, नाराजगी नहीं, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम? सर मेरा नाम वंश मणि है। मैं बिहार के कर्पूरी ग्राम से हूँ, समस्तीपुर जिले से। जी बेटा। और मेरे यहाँ भाई आर्मी में रहते हैं। जी, मैं उन्हीं के डेरा पे आया हूँ। मैं सर यही सवाल करना चाहता हूँ कि मैं यही आज तक ETV न्यूज़ पे मैंने देखा कि ऐसे ऐसे यहाँ इस तरह की घटना घटी है। यही देख के मैंने यहाँ आने की इच्छा प्रकट की। और जब उधर से आया तो मैंने वो स्कूल के पास खड़ा हुआ और पुलिस वाले से पूछा कि सर उनके घर का कोई ट्रेस आप बता सकते हैं? उन्होंने बोला अरे यार जाओ जाओ, अपने काम करो, दिमाग मेरा मत चाटो। तो हम किसी पान दुकानदार से, ऑटो वाले से पूछते पूछते यहाँ तक आए। क्या नाम बताया बेटा तुमने? वंश मणि। वंश जी, आप यहाँ पे आ चुके हैं, मौजूद हैं, और सवाल ये है कि ऐसे मत कहिए। कोई दंगाई यहाँ नहीं, उपद्रवी नहीं मौजूद है। अपनी बात कहने के लिए यहाँ पे कम से कम 150 आदमी है। पाजी थोड़ा पीछे आके जरा दिखा दे। 150-200 लोग बड़े शांति के साथ, इम्तनान के साथ। साहब कोई हल्ला तो नहीं हो रहा ना? सर नहीं सर, कोई हल्ला नहीं हो रहा। वैसे तो मेरे शो में रोज हल्ला होता है, लेकिन आज तो किसी ने नहीं किया। जी, जो ये स्कूल का स्टाफ 4th क्लास जो है, ये 4th क्लास का ये जो कर्मचारी, यही अरेस्ट क्यों करे गए? सीनियर स्टाफ अरेस्ट क्यों नहीं किया गया स्कूल का? इनसे ही हाँ क्यों भरवाई जा रही है? सीनियर का भी तो है, जो स्कूल में सीनियर स्टाफ है, उनसे भी इंक्वायरी होना चाहिए, उनको भी अरेस्ट किया जाए। ये सवाल है, ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर सीनियर को क्यों नहीं? ये जो बार बार आ रही है कि उसमें बस में चाकू था, क्या कि उसके किट में या टूल में चाकू होता है क्या बस के में? जी, ये भी बड़ा सवाल है कि क्या टूल बॉक्स में चाकू था या चाकू होता है। राहुल हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मौजूद हैं। जी राहुल। ऐसा है कि जो लोग यहाँ आए हैं, सबसे बड़ी जो इनकी एकजुटता की बात है उसको हम लोग सलाम करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सब लोग CBI की मांग क्यों कर रहे हैं? प्रद्युमन की माता जी से लेके एक आदमी, अगर आप किसी से भी बोलेंगे तो हाथ खड़ा करके कोई भी ये नहीं बोलेगा कि CBI ना हो के पुलिस हो जाए। ऐसा क्यों है? जैसा इस भाई ने अभी बताया, ये मानसिकता है, ये पूरा शासन प्रशासन ये पूरा एकदम बिका हुआ है। इसमें कोई भी किसी तरीके की ईमानदारी से काम करने की कोई कुवत बची ही नहीं है। रेखा जी, मैं जानना चाहता हूँ, आइए राहुल जी बैठिए। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की डिमांड है तो शासन प्रशासन, उन्होंने कहा कि एक मंत्री ने भी बोला कि ठीक है, अगर ऐसी है तो मैं CBI भी कराने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर CBI इंक्वायरी हो जाए तो लगता है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से मामले में तफ्तीश हो जाएगी। परंतु हरियाणा पुलिस, माफ करिए, जिस तरीके से उनका रवैया दिखता है, जिस तरीके से उदासीनता है, जिस तरीके से अभी एक आदमी ने भी बोला कि पुलिस वाले ने कहा जाओ जाओ यहाँ से जाओ, तो जहाँ पर एक इतनी भी सेंसिटिविटी नहीं है, जहाँ पे दिल में जरा सा भी दर्द नहीं है, उनके लिए तो एक लगता है कि काम बढ़ गया है उनके लिए। और वो भी हाई प्रोफाइल केस, हाई प्रोफाइल एक छोटे से बच्चे का, परंतु बहुत बड़ा केस बन गया है। यकीन मानिए आज ही वो खबर वो भी है पिछले वाली हफ्ते की कि एक बेटी के साथ बलात्कार वहाँ पर हुआ है। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जो नजर आ रहा है, जो अखबारों में या मीडिया ने कवर किया है, कि भी ऐसे तो लगता है कि ओपन एंड शट केस है, कि प्रद्युमन बाथरूम में गए,
एक कंडक्टर वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था, कुछ गलत काम कर रहा था, गुस्से में आवेश में आके उसने उसको चाकू से मार दिया और वो पकड़ा गया। ये तो लगता है कि बच्चों का खेल है, जैसे कहते हैं लेकिन कहानी कुछ और है, कहानी कुछ और है। और एक अंग्रेजी में कहावत है जो हम कानून में कहते हैं, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, यानी कि सच्चाई जो है वो कहानी से बहुत अलग होती है। जी प्रियंका, आपको प्रशासन और मैनेजमेंट के ऊपर सवाल था। अभी जो बोल रहे हैं कि कहानी कुछ और है, कहानी क्यों कुछ और है? मुद्दा ये है, मुद्दा इसलिए है क्योंकि जितने भी स्कूल हैं, जो भी ये चल रहे हैं, ये नेताओं के हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के हैं। वो लोग प्रशासन को खरीद लिया जाता है, एविडेंसेस मिटा दिए जाते हैं, इतने आपकी इंक्वायरी होती है, इतने सारे प्रूफ्स मिटा दिए जाते हैं। तो प्रशासन बिका हुआ है, इन नेताओं के हाथों से चलता है। तो कहाँ उम्मीद है, किससे उम्मीद की जाए और अपने बच्चों की सेफ्टी किससे जी सवाल यह है कि क्या प्रशासन बिका हुआ है, बिक जाता है? इस बड़े सवाल के साथ आज छोड़े जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तमाम सारे लोग मौजूद और इसी आशा के साथ कि न्याय उन्हें मिलेगा।